हेलो एंड वेलकम टू द अमन लाइफ साइंस एकेडमी। स्वागत है आपका अमन लाइफ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पंकज अमन और आज हम लोग देखेंगे कैथरीन एंड सेल एडेशन। ये कैथरीन और सेल एडेशन जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सीएसआर नेट के लिए के पर्पज से। और अभी जो फिलहाल हम लोग देखेंगे ये कैथरीन ही होगा और कैथरीन से रिलेटेड जितने भी सेल एडेशन होते हैं वो होगा। ठीक है, अब ये सीएसआर में हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस कैथरीन से मिलेगा। सो एक बार बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो उसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके नोट आउट कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बट ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कैथरीन से रिलेटेड वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। और दूसरी बात कि ये इसके बाहर से आने का कोई सवाल नहीं है अगर कैथरीन से क्वेश्चन आता है तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कैथरीन और इससे रिलेटेड सेल एडिशन। जो कैथरीन और इससे रिलेटेड सेल एडिशन है हमारा, ये कहता है कि एडिशन ऑफ सेल with other cell depend on amount of adhesion molecule and type of adhesion molecule। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो किसी कोई भी एक सेल का एडिशन किसी दूसरे सेल से जो डिपेंड करता है वो मात्र दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है कि अमाउंट ऑफ कैथरीन कितना है, उस सेल के सरफेस पे अमाउंट ऑफ कैथरीन कितना है या टाइप ऑफ कैथरीन कैसा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। और ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दो चीजें हैं अमाउंट एंड टाइप ऑफ कैथरीन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो अब कैथरीन के हिसाब से दूसरा पॉइंट जो हम देखें, एज द नेम सजेस्ट कैथरीन आर कैल्शियम डिपेंडेंट एडेशन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो कैथरीन जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है, यानी कि कैल्शियम कहीं ना कहीं हेल्प करता है इसका बाइंडिंग दूसरे सेल के कैथरीन से। तो ये भी हम देखेंगे कि कैल्शियम कैसे हेल्प करता है, ये देखेंगे। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसा कि हम आपको बताएं कि ये दोनों सेल के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। उसके बाद कह रहा है कि कैथरीन्स आर क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरसेलुलर कनेक्शंस। ये क्या है, कैथरीन क्या कहता है कि ये एक सेल का दूसरे सेल से मतलब एस्टैब्लिश करता है या कनेक्शन को, या मेंटेन करता है कनेक्शन को। उसके बाद कह रहा है कि एन स्पेशियल सेग्रीगेशन ऑफ सेल टाइप के स्पेशियल सेग्रीगेशन, मतलब अगर दूर दूर किसी सेल को अरेंज करना है तो उसमें आपका कैथरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल फॉर्म्स, जैसे कि एनिमल का कोई एक पार्टिकुलर फॉर्म ऑब्टेन करना है तो उसमें बहुत हेल्प करता है कैथरीन। उसके बाद कह रहा है कि कैथरीन आर एंकर्ड इनसाइड द सेल बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैटेनिन्स। बहुत ध्यान से ये जो कैटेनिन टर्म है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड कैथरीन कैटेनिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए क्लासिक एडेरेंट जंक्शन दैट हेल्प होल्ड इपिथेलियल सेल्स टुगेदर। कह रहा है जाहिर सी बात है कि कैथरीन जो होता है वो एंकर करता है एक सेल को दूसरे सेल से बाय द हेल्प ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन कर रहा है वो होता है कैटेनिन। ये कैटेनिन मॉलिक्यूल सीएसआर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कैटेनिन मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के इनसाइड में होता है, अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। और ये कैटेनिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सेल को दूसरे सेल से कहीं ना कहीं हेल्प करता है, जैसे कि मेनली इपिथेलियल सेल्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगले स्लाइड में आपको कह रहा है कि कैथरीन्स एंड कैटेनिन्स बाइंड टू एक्टिन माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल एंड दे इंटीग्रेट इपिथेलियल सेल्स इनटू मैकेनिकल यूनिट। जाहिर सी बात है, कह रहा है ये आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है आपका कैटेनिन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका कैटेनिन मॉलिक्यूल हो गया
ये हो गया एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा है, ये आपका हो गया कैथरीन मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कि कैथरीन जो होता है वो कहीं ना कहीं कैटेनिन के हेल्प से, ये कैथरीन कैटेनिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिन से जुड़ता है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से जुड़ता है और सेल की साइटोस्केलेटन को होल्ड करके रखता है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कहता है कि आप ध्यान से देखिएगा कि ये कैथरीन में जो है वो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, ईसी का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ये जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, ठीक है, सेल के बाहर वाला। ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया और ये आपका हो गया इंट्रा सेलुलर डोमेन हो गया। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है वो 5 यूनिट्स से मिलकर बना होता है, EC1, EC2, EC3, EC4 एंड EC5, ठीक है। अब कह रहा है कि EC2 वाला जो साइट होता है वहां पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है। बहुत ध्यान से, कैल्शियम बाइंडिंग साइट कहाँ होता है आपका EC2 पे। और एडहेसिव रिकॉग्निशन साइट जो होता है, एडहेसिव रिकॉग्निशन साइट जो होता है वो आपके EC1 पे होता है। दूसरी बात, ट्रांस मेम्ब्रेन जो डोमेन होता है वो हेलिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हेलिकल होता है। फिर बात करते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन की। इंट्रासेलुलर डोमेन पे 2 फॉस्फोराइलेशन साइट होता है, ठीक है, जहां पे हम इजीली कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे कि अगर फॉस्फोराइलेशन करना होगा तो वहां पे उस साइट पे हम आराम से फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर सकते हैं इस कैथरीन मॉलिक्यूल को। चौथी बात कह रहा है कि यहाँ इसके इंटरसेलुलर डोमेन में ही आपको तीन कैटेनिन मॉलिक्यूल मिलेंगे, जिसमें से अल्फा, बीटा एंड गामा 3 होंगे। बीटा जो होता है वो कहीं ना कहीं कैटेनिन को कैथरीन से जोड़ता है। ये बहुत ध्यान से सुनिए, देखिएगा कि ये जो बीटा मॉलिक्यूल है कैटेनिन का बीटा मॉलिक्यूल जो है वो कैटेनिन को कैथरीन से ज्वाइन करता है, जोड़ता है। अब बात करते हैं कि कैटेनिन को एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से कौन ज्वाइन करता है, तो ये इसका गामा सब यूनिट है, ठीक है। तो गामा सब यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं आपका कैटेनिन का जो होता है वो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से ज्वाइन करता है। ये हो गया। अब ब्रॉडली हम अगर देखें तो यहाँ आप देखिएगा कैथरीन जो बाइंडिंग है वो आप देखिए EC1 पे कितना अच्छे से बाइंडिंग हुआ है। तो ये कैथरीन ये क्या है, होमोफिलिक इंटरेक्शन है। दैट मीन्स कि एक टाइप का कैथरीन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट होके 2 सेल को कनेक्ट करता है। ये सेल नंबर 1 हो गया, ये सेल नंबर 1 हो गया, ये आपका सेल नंबर 2 हो गया। तो ये 2 सेल जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से 2 कैथरीन मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो 2 सेल को ज्वाइन कर रहा है। अगर इसमें हमको अल्टरेशन करना हुआ तो हम क्या करेंगे, आप सेकंड पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि ब्लॉकिंग ऑफ कैथरीन फंक्शन बाय एंटीबॉडी दैट बाइंड एंड इनएक्टिव कैथरीन or blocking of cadherin synthesis by antisense RNA bind cadherin messages and prevent their translation, can prevent the formation of epithelial tissue and cause the cells to disaggregate। बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें। अगर हम कैथरीन मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर दें, उसके फंक्शन को ब्लॉक कर दें, कैसे, एंटीबॉडी उस पर बाइंड करा दें, यानी कि कैथरीन का जो बाइंडिंग साइट है यानी EC1 वाला साइट है, वहां पे अगर हम कोई एंटीबॉडी डिजाइन करके अगर हम वहां पे ब्लॉक करा दे, वो साइट को ब्लॉक कर दे, तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं बाइंड हो पाएगा। एक तो ये कर सकते हैं हम। दूसरा कि ब्लॉकिंग ऑफ कैथरीन सिंथेसिस, कैथरीन जो सिंथेसिस है, कैथरीन प्रोटीन जो है, इसके सिंथेसिस को ही हम ब्लॉक कर दें। कब, जब कैथरीन का mRNA बन रहा है उस समय हम क्या करें कि उसका एंटीसेंस RNA बना दें, कैथरीन का एंटीसेंस RNA बना दें और उसके बाद उस पर बाइंड करा दें एंटीसेंस RNA को। दैट्स वाई कि वो mRNA जो है अब वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, और जब वो mRNA ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा दैट मीन्स कि कैथरीन का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी कि कैथरीन प्रोटीन नहीं बनेगा। दो तरीका ये हो गया। अब कह रहा है कि अब ये करने से होगा क्या,
तो ये इसके करने से होगा कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कि दो इपिथेलियल सेल्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। और उससे क्या होगा, जब एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसएग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, वो फैल जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीए तैयार में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि कैथरीन बाइंड्स टू एंड हेल्प assemble the actin cytoskeleton, thereby providing the mechanical force for forming seeds and tube। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई किसी सेल को सीट बनाना होगा, यानी कि फ्लैट सीट बनाना होगा या ट्यूब का फॉर्मेशन करना होगा, तो वो क्या करेगा, कैथरीन का हेल्प लेगा। क्यों? क्योंकि कैथरीन जो होगा वह एक्टिन को कहीं ना कहीं होल्ड करके वो सीड्स या ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है। आप यहाँ आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट कर रहा है, दैट्स वाई एक ट्यूब का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है या ये सीड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कैथरीन कैन serve to initiate and transduce signal that lead to the change in cells gene expression। कैथरीन कई बार क्या करता है कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी काम करता है, जो कि अल्टीमेटली क्या कॉज कर सकता है, जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है कि इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो क्या कर रहा है कि इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो सेवरल मेजर कैथरीन टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। बहुत सारा कैथरीन जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिफाइड है वर्टिब्रेट्स में। वैसे ही बहुत कुछ कैथरीन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ई कैथरीन। ई कैथरीन कह रहा है कि जैसे कि आपको ई कैथरीन से आपको समझ में आ रहा होगा, ई का मतलब यहाँ पे है इपिथेलियल कैथरीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ई कैथरीन एक्सप्रेस ऑन ऑल अर्ली mammalian embryonic cells even at zygote stage। ठीक है ना, तो ई कैथरीन जो होता है सारे के सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स में एक्सप्रेस होता है, इवन जायगोट के स्टेज में भी आराम से एक्सप्रेस होता है। इन द जेब्राफिश एम्ब्रियो ई कैथरीन is needed for the formation and migration of epiblast as a seat of cell during gastrulation। कहने का मतलब ये है कि जेब्राफिश के एम्ब्रियो में ऐसा देखा गया है कि ई कैथरीन जो होता है वो उसका जरूरत पड़ता है क्यों फॉर्मेशन या माइग्रेशन ऑफ इपीब्लास्ट। ठीक है ना, इपीब्लास्ट सेल्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन या माइग्रेशन के लिए क्यों कि सीट ऑफ सेल्स का गैस्ट्रोलेशन के दौरान फॉर्मेशन कर सके, यानी कि इपीब्लास्ट सेल्स जो होता है वो सीट का फॉर्मेशन करेगा, तो उस समय आपको ई कैथरीन की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि इपीब्लास्ट सेल्स को एक दूसरे से जोड़ना होगा। जब इपीब्लास्ट सेल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं सीट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, तभी जाके गैस्ट्रोलेशन हो पाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लॉस ऑफ ई कैथरीन इन हाफ बेक्ड जेब्राफिश म्यूटेंट result in failure of deep epiblast cells to move readily into more superficial epiblast layer and an in vivo cell sorting process known as radial intercalation that helps power epiboli during gastrulation। ये थोड़ा सा आपको टफ पॉइंट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ई कैथरीन का लॉस हो जाता है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि सर जो इपीब्लास्ट सेल्स जो होता है वो गैस्ट्रोलेशन जो कर रहा था वो नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है सर, अगर गैस्ट्रोलेशन नहीं होगा यानी कि उसका सेल सॉर्टिंग नहीं होगा तो वो गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है ना, अब गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको कहते हैं कि रेडियल इंटरकैलेशन कर रहा है। ठीक है ना, मूव अर्ली इनटू द मोर सुपरफिशियल एपिब्लास्ट लेयर। ठीक है ना, बहुत जल्दी से मूव कर जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा उसके मूवमेंट को। और एन इन विवो सॉर्टिंग प्रोसेस नॉन एज क्या कह रहा है,
रेडियल इंटरकलेशन, एक्चुअली इसको रेडियल इंटरकलेशन कहते हैं, एंड हेल्प्स इन पावर इपीबोली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ये प्रोसेस जो होता है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है पावर इपीबोली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि लेटर इन डेवलपमेंट ई कैथरीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एम्ब्रियोज एंड एडल्ट। एक्चुअली जो लेटर स्टेज में जब डेवलपमेंट की बात करें तो ई कैथरीन कहाँ मिलेगा, तो एक्चुअली वो एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लगभग हर सेल में वो आपको रहेगा। समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पी कैथरीन। तो कह रहा है पी कैथरीन के बारे में कि इन मैमल्स, ठीक है ना, पी कैथरीन इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली ऑन द प्लासेंटा। जैसे कि पी कैथरीन से समझ में ही आता है ये प्रीडोमिनेंटली जो होता है वो प्लासेंटा के ऊपर मिलेगा, ठीक है, प्लासेंटा के सेल्स पे मिलेगा, वेयर इट हेल्प्स द प्लासेंटा टू स्टिक यूटेरस। ये हेल्प करता है प्लासेंटा को यूटेरस से स्टिक करने में। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है आपका एन कैथरीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है कि एन कैथरीन बिकम हाईली एक्सप्रेस ऑन द सेल्स ऑफ डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिलता है एन कैथरीन, वो मिलता है आपका बहुत ही ज्यादा मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब कह रहा है कि इट मे प्ले रोल इन मेडिएटिंग न्यूरल सिग्नल्स या नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन में या न्यूरल सिग्नल्स के फॉर्मेशन में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एन कैथरीन कहाँ मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, बहुत ही हाईली एक्सप्रेस्ड होता है डेवलपिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब वैसे ही बात आता है आर कैथरीन का। आर कैथरीन जो होता है वो रेटिना फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल है, और रेटिना फॉर्मेशन रेटिनल सेल्स वगैरह में आर कैथरीन मिलता है। और अगर ई कैथरीन एन कैथरीन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका प्रोटोकैथरीन। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि प्रोटोकैथरीन लैक्स द अटैचमेंट टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन थ्रू कैटेनिन। ये क्या करता है, प्रोटोकैथरीन के केसेस में क्या होता है कि ये जो आपका अटैचमेंट है, यानी कि अटैचमेंट जो है आपका कहीं ना कहीं एक्टिन साइटोस्केलेटन से ये नहीं होता है, कैटेनिन के थ्रू नहीं होता। अब दूसरा क्या कर रहा है कि एक्सप्रेसिंग सिमिलर प्रोटोकैथरीन इन is an important mean of keeping migrating epithelial cells together, and expressing dissimilar protokadherin is an important way of separating tissues। ठीक है ना, पहला लाइन समझिए कि अगर सिमिलर प्रोटोकैथरीन को हम एक्सप्रेस करा देते हैं तो ये क्या कह रहा है कि मीन ऑफ कीपिंग माइग्रेशन एपिथेलियल, मतलब एपिथेलियल सेल्स को माइग्रेट करने से वो रोक देता है। ठीक है ना, मतलब कि अगर एक जैसे प्रोटोकैथरीन हुए तो वो आराम से बाइंड हो जाएंगे और उस समय माइग्रेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम डिसिमिलर प्रोटोकैथरीन को एक्सप्रेस करा देते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि सेल को सेपरेट करने का, यानी कि टिश्यू को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, एज व्हेन द मेसोडर्म फॉर्मिंग द नोटोकॉर्ड सेपरेटिंग द सराउंडिंग मेसोडर्म दैट विल फॉर्म सोमाइट्स। मतलब मेसोडर्म जब नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे ये प्रोटोकैथरीन जो होता है वो डिसिमिलर प्रोटोकैथरीन देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका ये जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं उस समय वो एक सेपरेशन दिखता है वहां पे, वो हम आपको आगे की स्लाइड में हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि differences in cell surface tension and tendency of cells to bind together depend upon strength of कैथरीन interaction। कि जो कह रहा है कि सेल सरफेस का टेंशन जो है या सेल्स की टेंडेंसी एक दूसरे से बाइंड करने की जो है कि प्योरली डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैथरीन इंटरेक्शन पे। जितना ज्यादा अच्छा से मतलब कैथरीन का इंटरेक्शन होगा वो उतना ही अच्छे से क्या होगा, सेल्स एक दूसरे से बाइंड रहेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा कैथरीन उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन, और जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतनी अच्छी बाइंडिंग। समझ में आया, ये कह रहा है। अब कह रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो दो तरीके से देख सकते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पहला जो देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं क्वांटिटेटिवली,
मतलब कि अमाउंट के बेसिस पे कह रहा है कि द मोर कैथरीन ऑन अपोजिंग सेल सरफेस द टाइटर द एडहेशन। जितना ज्यादा सामने वाले सेल के ऊपर कैथरीन मॉलिक्यूल होगा, जाहिर सी बात है उतना ही टाइटली अटैचमेंट होगा, उतना ही टाइट एडेशन होगा। अब कह रहा है कि क्वांटिटेटिवली भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो क्वालिटेटिवली भी डिपेंड। अब क्वालिटेटिवली बात करें तो क्वालिटेटिवली कह रहा है कि सम कैथरीन will bind to different कैथरीन types whereas other कैथरीन will not bind to different कैथरीन। कुछ कैथरीन ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लें कि कुछ कैथरीन जो होते हैं जैसे कि ए टाइप का कैथरीन जो है वो बी टाइप से बाइंड हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कैथरीन होते हैं जो एक टाइप से दूसरे टाइप से एक टाइप का कैथरीन जो होता है वो दूसरे टाइप का कैथरीन से नहीं बाइंड होता है। तो ये जो है कि क्वालिटेटिवली भी अगर हम देखें तो ये बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेंथ जो होता है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जितना एक सिमिलर टाइप का कैथरीन जितने अच्छे से बाइंड करेगा उतना अच्छे से डिसिमिलर टाइप का कैथरीन नहीं बाइंड कर पाएगा। दैट मीन्स कि द मोर सिमिलर टाइप ऑफ कैथरीन द मोर टाइटर द एडहेशन। जितना एक सेम टाइप का कैथरीन होगा उतना ही अच्छे से बाइंडिंग होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखें तो कह रहा है कि सॉर्टिंग कैन ऑल्सो बी अकर बेस्ड ऑन कैथरीन नंबर इवन इफ टू सेल एक्सप्रेस डिफरेंट कैथरीन प्रोटीन्स। अगर बात करें कि सेल सॉर्टिंग की तो हम सॉर्टिंग वो होता है, सॉर्टिंग जो है वो हम इस बेसिस पे भी कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन नंबर, कैथरीन के नंबर पे। ठीक है ना कि अगर बात करें कि दो सेल जो है वो डिफरेंट कैथरीन प्रोटीन अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो भी हम सॉर्टिंग को कहीं ना कहीं इस कैथरीन के नंबर पे देख सकते हैं। जितना ज्यादा अगर मान लीजिए कि कैथरीन का नंबर होगा उतना ही सॉर्टिंग जो होगा वो सेंटर में ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही टाइटर बाइंड करेगा, उतना ही हम मतलब स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा हमको उसको सेपरेट करने में। तो सेल सॉर्टिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं कैथरीन के नंबर पे भी डिपेंड करता है। अब कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो है sorting out of two subclones having different amount of cadherin on their cell surface than one which have more cadherin on their surface will aggregate at center and with other with less cadherin aggregate peripherally। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्या कह रहा है कि जो सॉर्टिंग आउट जो होता है वो दो सब क्लोन्स की अगर बात करें तो जिसपे ज्यादा कैथरीन मॉलिक्यूल होगा वो सेंटर में चला जाएगा, वो बहुत टाइटरली एक दूसरे से बाइंड होगा, और जिसपे कम कैथरीन मॉलिक्यूल जो होगा वो पेरिफेरी में अरेंज हो जाएगा, वो बाहर बाहर सेल के सरफेस के पेरिफेरी में यानी टिश्यू के पेरिफेरी में अरेंज हो जाएंगे। वैसे सेल्स जिनके पास कैथरीन मॉलिक्यूल कम होगा वो पेरिफेरी में अरेंज हो जाएंगे, और जिन पे कैथरीन मॉलिक्यूल ज्यादा होगा वो आराम से सेंटर के ऊपर बहुत टाइटली बाइंड हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली भी डिपेंड करता है। सेल सॉर्टिंग जो होता है वो भी कैथरीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे वही चीज अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो देखिए कह रहा है कि ग्रीन सेल्स हैव 2.4 मोर एन कैथरीन देन रेड सेल्स। रेड सेल्स जो हैं ग्रीन सेल्स के पास 2.5 गुना ज्यादा है क्या आपका पास कैथरीन, और रेड सेल्स के पास कम कैथरीन है। हम ऐसे रेंडमली मिक्स करके छोड़ दिए तो आफ्टर सर्टेन टाइम हमने देखा कि रेड सेल जो है वो आपको पेरिफेरी में मिले, ये जो रेड सेल्स हैं वो आपको कहाँ मिले, पेरिफेरी में मिले, और ग्रीन सेल्स कहाँ मिले, वो सेंटर में मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ number of cadherin molecule on their cell surface. If the number of cadherin molecule on cell surface will be greater than other cell, then that cell will be arranged at center with greater cadherin molecule, or those cells which have less cadherin molecule on their cell surface can arrange peripherally। समझ में आया? वैसे अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एग्रीगेट सरफेस टेंशन हम अगर यहाँ देखें तो क्या कह रहा है कि एग्रीगेट सरफेस टेंशन की बात करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कह रहा है कि सरफेस कैथरीन पर सेल। ठीक है ना, सरफेस कैथरीन पर सेल, एक सेल पे कितना सरफेस कैथरीन मॉलिक्यूल है, एक सेल पे कितना कैथरीन मॉलिक्यूल है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि कैथरीन का टेंशन कितना होगा। यानी कि अगर सीधी सीधी बात करें कि
कैथरीन और उसका टेंशन कितना होगा। तो कह रहा है कि सिंपल सी बात है, आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे कैथरीन सरफेस पे कैथरीन मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एन कैथरीन के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए ये एन कैथरीन हो गया, यहाँ एन कैथरीन हो गया, ये रेड वाले एन कैथरीन हो गए। तो इसके केस में भी अगर हम देखें तो जैसे जैसे क्या आ रहा है, कैथरीन मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही बात करें ई कैथरीन का तो भी वही हाल है। आप पी कैथरीन के केस में देखिए तो क्या कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ द नंबर ऑफ कैथरीन मॉलिक्यूल ऑन सेल सरफेस increases then the surface tension will also proportionally increased। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा आपका फिगर में वही चीज लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ कैथरीन आर क्रूशियल बट क्वालिटेटिव इंटरेक्शन दैट इज टाइप एंड टाइमिंग ऑफ कैथरीन एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें कि ठीक है आप क्वांटिटेटिव इफेक्ट तो देख लिए, लेकिन क्वालिटेटिव इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिवली बात करें तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन और टाइमिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू डिटरमाइन द सेल सॉर्टिंग या सेल एडिशन। डिटरमाइन करें अगर सेल क्वालिटेटिवली बात करें तो टाइमिंग क्या है उसके एक्सप्रेशन का, माने वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे एक्सप्रेस होगा तो अच्छी बाइंडिंग होगी, अगर गलत टाइम पे एक्सप्रेस होगा तो बाइंडिंग नहीं होगा। ऐसे ही टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट टाइप का कैथरीन मॉलिक्यूल अगर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आराम से उसकी बहुत अच्छे से बाइंडिंग होगी। सबसे पहले देखेंगे कि टाइमिंग ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। टाइमिंग के बारे में अगर देखें तो कह रहा है कि द टाइमिंग ऑफ पार्टिकुलर डेवलपमेंटल इवेंट कैन डिपेंड ऑन कैथरीन एक्सप्रेशन। जो टाइमिंग है किसी भी पार्टिकुलर डेवलपमेंट का, ठीक है ना, इवेंट का, तो वो डिपेंड करता है प्योरली कैथरीन के एक्सप्रेशन पे, कैसा कैथरीन वो एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे कि बात करें एग्जांपल के तौर पे बात करें, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर देखें, एन कैथरीन appear on the mesenchymal cells of developing chick leg just before these cell condense and form nodule of cartilage। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें। मेसेनकाइमल सेल्स क्या होता है, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपिंग चिक जो है, चिक के लेग में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन होता है, और वो कंडेंसेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एन कैथरीन। एन कैथरीन क्या करता है, मेसेनकाइमल सेल्स को कंडेंस करता है, और वो कंडेंस करके नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। किसका नोड्यूल्स, कार्टिलेज के नोड्यूल्स, जो कि आगे चल के वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के वो प्रिकर्सर बनते हैं किसके लिए, लिम्ब के। तो आपने यहाँ ये देखा कि ये कहीं ना कहीं ये जो मेसेनकाइमल सेल्स है जो अल्टीमेटली लिम्ब स्केलेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन कैथरीन। तो एन कैथरीन के हेल्प से वो कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होने के बाद लिम्ब का स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार ये अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आप ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द लिम्ब आर इंजेक्टेड just prior to condensation with antibody that block N कैथरीन, the mesenchymal cells fails to condense and the cartilage fails to form। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें कि जब N कैथरीन का एक्सप्रेशन होता है उसके जस्ट पहले हम एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दें उस पोजीशन पे, तो क्या होगा कि एन कैथरीन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि एन कैथरीन का बाइंडिंग एन कैथरीन से नहीं हो पाएगा। सो दैट अब क्या होगा कि मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो कंडेंस नहीं हो पाएंगे। जब मेसेनकाइमल सेल्स कंडेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, कार्टिलेज के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब कार्टिलेज के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो लिम्ब के स्केलेटन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके से आपको कंक्लूजन की बात करें, अगर इस तरीके से कंक्लूजन की बात करें तो कह रहे हैं कि therefore appears that the signal to begin the cartilage formation in the chick limb is appearance of N कैथरीन। कहीं ना कहीं कह रहा है कि कार्टिलेज फॉर्मेशन या लिम्ब स्केलेटन का फॉर्मेशन जो है वो सिग्नल कौन देता है, कहीं ना कहीं एन कैथरीन का अपीयरेंस जो है
वो ये सिग्नल देता है कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा या कार्टिलेज के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो नोड्यूल्स अल्टीमेटली मिलके क्या करेंगे वो कहीं ना कहीं लिम्ब स्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बात करें अगर क्वालिटेटिव इंटरेक्शन में टाइमिंग का, तो टाइमिंग ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको न टाइम के पहले एक्सप्रेस होना है, न टाइम के बाद एक्सप्रेस होना है, यानी कि जो भी कैथरीन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन है ऑन टाइम होना चाहिए, तभी नॉर्मल लिम्ब या नॉर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर बाद में एक्सप्रेशन होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि तब भी वो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा, और या अगर पहले एक्सप्रेस हो जाता है तब भी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है आपको नेक्स्ट स्लाइड में, अगर टाइप की बात करें कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो टाइप ऑफ कैथरीन एक्सप्रेशन जो है वो किस बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो डुगाई एंड कलीग्स का जो एक्सपेरिमेंट था 2003 में पब्लिश हुआ, वो कह रहा है कि उदाहरण पे अगर उदाहरण के बेसिस पे देखें तो कह रहा है कि आर कैथरीन एंड बी कैथरीन डू नॉट बाइंड वेल टू ईच अदर। हमने आपको बताया था अभी पिछले कुछ स्लाइड में कि जो कई बार क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कैथरीन का जो बाइंडिंग होता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी एक सेल दूसरे सेल से बाइंड अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिला कि आर कैथरीन का बाइंडिंग बी कैथरीन से बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है। When two population of cells expressing with R cadherin and B cadherin at equal level are mixed together, they sort out into opposing amount of cells with distinct border between them। अगर बात करें, सीधी सी बात करें कि अगर हम दो सेल्स को के पॉपुलेशन को लिए जिसमें एक सेल में आर कैथरीन का एक्सप्रेशन हुआ है, उसके सेल मेम्ब्रेन पे, एक सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर बी कैथरीन का फॉर्मेशन हुआ है, इक्वली एक्सप्रेस हुआ है अगर दोनों सेल्स में, तो वो हम क्या देखेंगे कि वो एक दूसरे से वो बाइंड नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि वो कॉम्पैक्शन, वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच में वो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखेगा। वैसे सेल्स जो आर कैथरीन एक्सप्रेस किए हैं और वैसे सेल्स जो बी कैथरीन एक्सप्रेस किए हैं वो थोड़े से थोड़े अलग अलग होंगे, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टिंक्ट स्पेस होगा, ये एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री इज क्रूशियल फॉर द फिजिकल अचीवमेंट नेसेसरी फॉर मेनी मॉर्फोजेनेटिक इवेंट। बहुत सारा मॉर्फोजेनेसिस जो होता है, बहुत सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन, बहुत सारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो होता है, उसमें बाउंड्री का फॉर्मेशन जो होता है वो एक क्रूशियल या क्रिटिकल फिजिकल अचीवमेंट है। वो बहुत ही क्रिटिकल वो एक प्रोसेस है बाउंड्री का फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करें, और ये बाउंड्री का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं टाइप पे बहुत अच्छे से डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे अगर देखें, इन डेवलपिंग एक्टोडर्म द एक्सप्रेशन ऑफ एन कैथरीन is important in separating the precursors of neural cells from the precursor of epidermal cells। ठीक है, from the precursor of epidermal cells बात करें तो कहें कि एन कैथरीन का जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेपरेटिंग द प्रिकर्सर ऑफ न्यूरल सेल्स। न्यूरल सेल्स को सेपरेट करने के लिए, किससे, एपिडर्मल सेल्स से सेपरेट करने के लिए ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एन कैथरीन का एक्सप्रेशन हो किसमें, न्यूरल सेल्स में, तभी वो एपिडर्मल सेल्स से सेपरेट हो पाएगा। ठीक है, इनिशियली अगर बात करें, शुरुआती दौर पे बात करें तो कह रहा है कि ऑल अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स कंटेन्स ई कैथरीन। जो शुरुआती तौर पे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक सेल्स में ई कैथरीन का जो होता है, ई कैथरीन जो होता है हर सेल पे मिलता है, सारे के सारे सेल्स। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको पिछले कुछ स्लाइड में। और कह रहा है कि बट those cells destined to become neural tube lose E cadherin and gain E cadherin। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट को आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करके आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि जो होता है कि जब जैसे जैसे डेवलपमेंट के लिए जिन सेल्स को न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करना है वो ई कैथरीन को लूज कर देते हैं और किसको गेन करते हैं, एन कैथरीन को, तभी न्यूरल ट्यूब जो होगा वो कहीं ना कहीं अलग रहेगा एपिडर्मल सेल्स से, या एपिडर्मल सेल्स से वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें ये समझ में आ रहा है कि एन कैथरीन और ई कैथरीन का जो है वो कहीं ना कहीं वो डिस्टिंक्ट होने के लिए एन कैथरीन का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है न्यूरल सेल्स में।
अब कह रहा है कि इफ इपिडर्मल सेल्स आर एक्सपेरिमेंटली मेड एक्सप्रेस एन कैदरीन, ठीक है ना, और कह रहा है कि अगर इपिडर्मल सेल्स में हम एन कैदरीन का एक्सप्रेशन कर दें या यदि एन कैदरीन synthesis is blocked in prospective neural cells, the border between the skin and nervous system fails to form properly। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल्स में अगर एन कैदरीन का एक्सप्रेशन कर दे तो जाहिर सी बात है एपिडर्मल सेल और न्यूरल सेल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो आराम से फ्यूज कर जाएंगे। या कह रहा है कि एन कैदरीन का जो एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक कर दे न्यूरल सेल्स में। बहुत ध्यान से, अगर एपिडर्मल सेल्स में एन कैदरीन का एक्सप्रेशन कर दें तब वो न्यूरल सेल से फ्यूज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स में कोई अंतर ही नहीं रह गया। या हम कुछ ऐसा कर दें कि एन कैदरीन में सिंथेसिस ही न्यूरल सेल्स में एन कैदरीन का सिंथेसिस ही ब्लॉक हो जाए। जैसे एन कैदरीन में न्यूरल सेल्स में एन कैदरीन का सिंथेसिस ब्लॉक होगा तो ये क्या होगा, बॉर्डर ही क्रिएट नहीं होगा किसमें, ये स्किन और नर्वस सिस्टम में, यानी कि एपिडर्मल सेल्स और न्यूरल सेल्स में कोई बॉर्डर ही क्रिएट नहीं होगा, वो आराम से फ्यूज कर जाएंगे, दोनों एक ही तरह दिखेंगे। ये पॉइंट आप अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मूव करते हैं हम लोग स्लाइड पे। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ टू डिफरेंट कैदरीन टाइप्स, different tissue can become separated by the formation of border at the cell membrane occupying the weaker hydrophilic interaction। कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है कहीं ना कहीं दो डिफरेंट कैदरीन टाइप्स का, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टिश्यूज में। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट करता है, एक बॉर्डर का क्रिएशन करता है बाई ए वीकर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से। वीकर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन को क्रिएट करके वो कहीं ना कहीं दो सेल्स को वो क्या करता है, वो डिस्टिंक्ट वो सेपरेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एनर्जेटिकली अगर हम वैल्यू देखें कैदरीन के बाइंडिंग का तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। और इनका वैल्यू जो होता है, ये जो बाइंडिंग का जो होता है 3400 किलो कैलोरी पर मोल और 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट मेटाबॉलिक प्रोटीन इंटरेक्शन, जैसे कि एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेब्लिशिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सेल। बात करें अगर सीधी सी बात तो कह रहा है कि अगर हम प्रोटीन इंटरेक्शन यानी एक्टिन मायोसिन जो है प्रोटीन इंटरेक्शन है, तो एक्टिन मायोसिन का जो स्ट्रेंथ देखें, बाइंडिंग स्ट्रेंथ देखें, और हम कैदरीन का बाइंडिंग स्ट्रेंथ देखें तो कैदरीन का बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो 200 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन इंटरेक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैदरीन का जो बाइंडिंग होता है वो रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से ये बात समझे। और उनका जो एनर्जेटिक वैल्यू होता है, यानी कि अगर आप कैदरीन की बाइंडिंग को तोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3400 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए इससे क्या कहते हैं कि रिसेंटली एक डिफरेंशियल इंटरफेशियल टेंशन हाइपोथेसिस डेवलप हुआ है, ठीक है ना। ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, प्रपोज दैट द कॉर्टेक्स कॉन्ट्रैक्टिबली गवर्न्स द सेल सॉर्टिंग मोर देन सेल एडहेशन, ठीक है ना। कॉर्टेक्स की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना जो होता है वो गवर्न करता है सेल सॉर्टिंग को मोर देन सेल एडहेशन। तो सेल एडहेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है कॉर्टेक्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसके बारे में हम कभी समझाएंगे आपको, लेकिन ये जो आपका लेक्चर हुआ वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।